मित्रों नमस्कार। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं व्यास जी। अभी हम सुन रहे हैं बहुत नारा बड़ी तेज़ी के साथ हमारे देश में उछल रहा है या उछाला जा रहा है। वो ये है कि अभी आज़ादी का अमृतकाल चल रहा है और 100 साल पूरे होते हैं। 1947 आते आते हम विकसित देश बन जाएंगे। बहुत अच्छी बात है क्योंकि हर देश चाहता है कि वो विकसित श्रेणी में आ जाए। अभी हमें डेवलपिंग यानी विकासशील माना जाता है, लेकिन निश्चित तौर से हर देश चाहेगा कि हम विकसित श्रेणी में आ जाएं। लेकिन इस विकसित के मायने क्या है? संभवतः विकसित का मायने ये है कि हमारे लोगों का जो जीवन स्तर है वह अमेरिका और जो दुनिया के दूसरे विकसित देश हैं, यूरोप के देश हैं, जापान है, इन देशों की बराबरी में आ जाए, यानी वही सारी सुविधाएं हमारे नागरिकों को उपलब्ध हो सकें। और जब मैं नागरिकों कहता हूँ तो मैं 140 करोड़ नागरिकों की बात कह रहा हूँ जो हमारे देश की आबादी है। तो सभी को सुविधाएं मिल जाए, जीवन स्तर वैसा ही व्यापक हो जाए, उसी प्रकार से लोगों के पास संसाधनों की व्यवस्था हो जाए ताकि उनका जीवन सरल हो। अभी हम ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की बात कहते हैं, ईज़ ऑफ लिविंग की भी बात हम कहते हैं। तो लिविंग आसान हो जाए और बहुत ही अच्छे वातावरण में आमदनी बहुत अच्छी हो जाए, महंगाई कम हो जाए, इस प्रकार से बेरोजगारी नहीं रहे, इस प्रकार से हमारे देश की स्थिति उत्पन्न हो जाए। लेकिन एक बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने है और वो चुनौती को बताया है, हम सभी जानते भी उस चुनौती को, किंतु उस चुनौती को बताया अभी हाल में 2022 तक एक सर्वे आया हुआ है। और वो सर्वे किया है एक संस्था ने जिसका नाम है वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब। ये संस्था पेरिस स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में बेस्ड है। इसके जो रिसर्चर्स हैं वे पेरिस स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और बर्कली यूनिवर्सिटी जो यूएस का है उसमें इसके रिसर्चर्स मोटे तौर पर हैं और वे ऑपरेट करते हैं और स्टडी करते हैं दुनिया के तमाम देशों का जो वेल्थ और इनकम की इनइक्वालिटी है उसी को मेज़र करते हैं और सरकारों को बताते हैं कि आप जो कदम उठाने चाहिए आप कदम उठाएं। हम ये कह के इसको दफना नहीं सकते, यानी कहते हैं ना कि कारपेट के नीचे नहीं डाल सकते कि साहब ये तो विदेशी संस्था ने किया हुआ है भारत के बारे में, क्योंकि यह संस्था बहुत ही सुप्रसिद्ध संस्था है। उसका कोई एजेंडा नहीं है। जो भी हमें भारत के बारे में कुछ कमियां बताने वाली स्टडीज़ होती हैं तो सामान्य रूप से ऐसा एक वर्ग है हमारे देश में जो कहता है अरे भाई ये तो विदेशी लोग हैं, ऐसा कह रहे हैं। लेकिन इस संस्था पर ऐसा इल्ज़ाम नहीं लगाया जा सकता क्योंकि इसकी जो फंडिंग है वह यूरोपियन कमीशन ने एक संस्था बनाई है इकोनॉमिक फंडिंग के लिए। उस संस्था के द्वारा 31% दिया जाता है। यूनिवर्सिटीज़ और रिसर्च इंस्टीट्यूशन से 19% आता है और बाकी इसी प्रकार से रिप्यूटेड संस्थानों से आता है। ये जो रिपोर्ट है जिसको नाम दिया गया है इनकम एंड वेल्थ इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2022 यानी 2022 तक की रिपोर्ट है। इसका एक विश्लेषण हिंदू में 21 मार्च को छपा है जो मेरे सामने है और मैं आपको दिखाना चाहूँगा। अब देखेंगे, आप इसके शीर्षक को ही देखेंगे तो ज्ञात होगा कि रिपोर्ट ये कहती है कि जब हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे उस समय जो 1% भारतीयों की आमदनी थी उस आमदनी में आज की तारीख में काफ़ी इजाफा हो गया है। और इसके बाद कहती है कि जो बॉटम में लोग थे उनकी आमदनी जो राष्ट्रीय जो आमदनी में उनकी जो हिस्सेदारी थी वो आनुपातिक रूप से काफ़ी कम हो गई। यानी दूसरे शब्दों में एक तरीके से कह सकते हैं कि आर्थिक विषमता की खाई चौड़ी होती जा रही है। और यदि हमें विकसित देश बनना है तो इस चुनौती हमारे सामने है। इस चुनौती का मुकाबला यदि सरकार नहीं कर पाएगी तो फिर विकसित राष्ट्र, विकसित देश की जो बात है वो बहुत मायने नहीं रखती, बड़ी बेमानी हो जाती है। तो कुछ लोग एंजॉय करेंगे, अरबपति बन गए हैं बहुत सारे लोग, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सब्सिस्टेंस वेजेस पर काम करते हैं। 80 करोड़ लोग तो 5 किलो राशन, फ्री राशन पर हमारे देश में जीवित हैं। तो ये स्थिति बनी रहेगी और तब भी हम अपनी पीठ थपथपाते रहेंगे हम विकसित राष्ट्र बन गए। ऐसा दरअसल होना नहीं चाहिए। हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि हमारा देश विकसित हो। अब ये जो आंकड़े मित्रों आए हैं, मैंने इन आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर कुछ चीज़ें देखी हैं जो मैंने देखी आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ। 1951 यानी देश के आज़ाद होने के बाद जो पहला जो आंकड़ा आया था
उस आंकड़े के मुताबिक जो टॉप 1% आबादी थी, उस आबादी का जो नेशनल इनकम में शेयर था 11.5% था। 2022 में वो बढ़ करके 22.6% हो गया, यानी मोटे तौर पर दोगुना हो गया है। और उसी अनुपात में आप देखेंगे तो जो नीचे के टॉप 50% का शेयर है, जो 1951 में वह 20.6% था, वो शेयर घट करके 15% हो गया है। और मिडिल जो 40% इंडियंस हैं, इनका जो 1951 में शेयर था वो 42.8% था, जो अब घट करके 27.3% हो गया है। आश्चर्यजनक मामला ये आया हुआ है कि 1980 में जिसको हम हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कह करके और उसकी आलोचना अभी भी क्या करते हैं, बहुत सारे अर्थशास्त्री करते हैं, उस समय जो 1% लोग थे उनका शेयर घट करके 6% हो गया था, जो अब बढ़ करके 22.6% हो गया है। यानी इकोनॉमी को जब ओपन किया गया, जब लिबरलाइजेशन हुआ, जब ग्लोबलाइजेशन हुआ, जब स्टेबलाइजेशन हुआ, तो उसके बाद से लेकर के अभी तक जो 2022 तक का आंकड़ा है, वो आंकड़ा बताता है कि जो टॉप का 1% है वो पिरामिड के जो सबसे बड़ा शिखर है, उस शिखर पे पहुंच गया। जो बॉटम है वो अनुपात में घटता चला जा रहा है। कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय आय भी बढ़ी है, बिल्कुल बढ़ी है, लेकिन खाई भी चौड़ी हुई है। और खाई का चौड़ा होना ये बहुत ही खतरनाक स्थिति का द्योतक है। ये जो विषमता है, जो आर्थिक विषमता है, ये बताती है कि समाज में सभी लोग उस तरह से धनी या उस तरह से खुश नहीं हैं, उस तरह से हैप्पीनेस नहीं है। चूँकि बेरोज़गारी की बात है, बेरोज़गारी का भी आंकड़ा है, आईएलओ का आंकड़ा है, 82% जो एजुकेटेड लोग हैं वे बेरोज़गार हैं। ग्रामीण बेरोज़गारी का प्रतिशत भी काफ़ी ज़्यादा है। तो जो युवा हैं, अगर वो बेरोज़गार होंगे तो निश्चित तौर से खाई बढ़ती चली जाएगी और इससे सोशल स्ट्राइफ या सामाजिक रूप से दिक्कतें आएंगी और हम नहीं कह सकते कि हम विकसित देश बन गए। अब कुछ इंटरेस्टिंग आंकड़े उसमें और मैंने समझने की कोशिश की कि क्या है, तो उस आंकड़ों से ज्ञात हुआ कि जो टॉप 1% लोग हैं जिनकी संख्या 9.2 लाख है, 92.2 लाख है, यानी मोटा मोटी 1 करोड़ से थोड़ा सा कम है। इन लोगों की जो पर ईयर आमदनी है वो 53 लाख है एवरेज, यानी किसी की बहुत ज़्यादा होगी, किसी की थोड़ी कम होगी। और ये जो एवरेज इंडियन की जो पर ईयर आमदनी है वो है 2.3 लाख। तो इस 2.3 लाख से वो मोटे तौर पर 23 गुना ज़्यादा है उनकी आमदनी। ये खाई है, ये इतनी बड़ी खाई है। अब भारत को विकसित बनाने के लिए इस खाई को पाटा नहीं जाए तो समझ सकते हैं कि क्या स्थिति है। और भयानक स्थिति ये है जो मुझे लगी, जो बॉटम के 50% हैं, इनकी आमदनी तो सालाना 71,000 रुपीज़ है, यानी 6,000 रुपया मासिक से भी कम है। अब याद करें, बिहार में एक सोशो इकोनॉमिक सर्वे हुआ और मोटे तौर पर पाया गया कि जो टोटल हाउस होल्ड की संख्या है, घरों की संख्या है, वो 2.5 करोड़ से ज़्यादा की है। और 94 लाख जो घर हैं उनके बारे में पाया गया कि 6,000 रुपये से कम इनकी आमदनी है। बिहार तो बहुत गरीब प्रदेश है। जब देश भर में जो 50% पिरामिड के नीचे है, यदि उसकी भी आमदनी 6,000 से कम है, तो फिर हमारे जो 2.5 करोड़ से ज़्यादा जो मोटे तौर पर जो हाउस होल्ड्स हैं, तो 1.25 करोड़ के आसपास लोगों की आमदनी ऐसी होनी चाहिए। यानी हमारा जो सोशो इकोनॉमिक सर्वे है उसने सही स्थिति हमें उतनी नहीं बताई जितना ये पॉवर्टी का जो ये लैब है, मतलब इनक्वालिटी का जो लैब है, वर्ल्ड इनक्वालिटी लैब, इसने अपने इस सर्वे में बताया 22 तक के बारे में। तो देश में जो और गरीब राज्य होंगे जिसको हम बीमारू स्टेट्स कहते हैं, उनकी क्या स्थिति है नॉर्थ इंडिया में समझ सकते हैं। हो सकता है साउथ इंडिया में थोड़ी स्थिति बेहतर हो। तो ये स्थितियाँ आई हैं और इसलिए ज़रूरी है कि अगर हमें देश को विकसित बनाना है तो हम इस बात के लिए केवल गर्व न करें और अपनी पीठ न थपथपाएं कि इतने अरबपति हो गए। अरबपतियों के हो जाने से यह देश विकसित नहीं बनता। अभी एक अरबपति के बेटे की शादी हुई और देखा गया कि जो प्री वेडिंग जो खर्चे हैं, जो कार्यक्रम हैं, हफ्तों भर चले और दुनिया भर के तमाम पूंजीपति, बड़े बड़े पूंजीपति उसमें भाग लेने के लिए आए थे।
उनके लिए जेट वगैरह की व्यवस्था की गई थी। और गरीब आदमी की जो शादी होती है आप पाएंगे कि वो कर्जा लेकर के करा रहा है। तो मित्रों, इस बात को समझना पड़ेगा कि जो इनइक्वालिटी बढ़ रही है उसके कारण क्या है। दो तरह की नीतियां सरकार अपनाती है इस ग्रोथ को बढ़ाने के लिए और साथ साथ असमानता को कम करने के लिए। एक तो फिस्कल पॉलिसी कहते हैं और दूसरी है मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। फिस्कल पॉलिसी में हम बजट कैसे खर्च करेंगे, जो देश का बजट है, किस सेक्टर को ज़्यादा हम पैसा देंगे, किस सेक्टर को कम पैसा देंगे, यानी ऑप्टिमाइजेशन की बात है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ हमारे रिसोर्सेज किस प्रकार से होंगे। और टैक्सेशन हम क्या करें, क्योंकि टैक्स से ही सरकार की आमदनी बढ़ती है। तो जो नेशनल इनकम है, यानी जिसको जीडीपी भी हम कहते हैं मोटे तौर पर, तो उस जीडीपी का कितना हिस्सा हम, कितना परसेंटेज हम टैक्स में लेते हैं, किससे टैक्स में लेते हैं, जो कमाते हैं उनसे टैक्स में लेते हैं। इस टैक्स का ही इस्तेमाल हम बजट के माध्यम से करते हैं। तो एक पॉलिसी हो गई। दूसरी मॉनेटरी पॉलिसी हो गई, मनी सप्लाई को नियंत्रित करती है और इंटरेस्ट रेट मोटे तौर पर उससे कंट्रोल किया जाता है। तो आप जानते हैं खुद कि जो भी स्थिति हो, इस देश में बड़े पैमाने पे महंगाई है और बड़े पैमाने पर बेरोज़गारी है। क्योंकि यदि नीचे 50% की आमदनी 6,000 रुपये महीने से कम है, यानी 71,000 रुपये सालाना है, तो कहीं ना कहीं तो बात है कि उनके पास पैसा नहीं है। आनुपातिक रूप से भी पैसा कम है और वैसे भी पैसा कम है। तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं वे रोज़मर्रे की ज़रूरतों को भी पूरा करने में उनको दिक्कत आ रही होगी। 5 किलो जो राशन मिलता है मुफ्त में, उसके बावजूद ज़रूरत की चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं मनुष्य की, सामान्य व्यक्ति की। तो ये महंगाई है, बेरोज़गारी है, उनके पास पैसा नहीं है। और महंगाई को नियंत्रण करने के लिए ज़रूरी है कि चीज़ों के दाम में कमी आए। अब मैं ये सोच रहा था कि आखिर ये खाई जो बढ़ रही होगी और जो टॉप 1% और 10% है उनकी आमदनी बढ़ रही होगी, तो आमदनी कहाँ से आती है। तो आप जानते हैं कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है, जो भी उत्पादन होता है, जो भी डेवलपमेंट, जो भी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, उसमें कुछ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है। क्या है? लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, कैपिटल और लेबर है। और जो सामान उत्पादित होगा वो मार्केट में जाएगा, यानी कंज्यूमर उसको परचेज करेगा। तो कहीं ना कहीं अगर टॉप की बढ़ रही है और इधर अनुपातिक रूप से घट रही है, तो इसका मतलब है कि लेबर का शोषण हो रहा है, जितना मिलना चाहिए नहीं मिल रहा है, और कंज्यूमर का शोषण हो रहा है। तभी तो महंगाई बढ़ रही है, चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं। तो चीज़ों के जब दाम बढ़ेंगे तो पैसा कहाँ जाएगा? पैसा दो जगह जाएगा। एक तो सरकार को टैक्स के रूप में जाएगा और दूसरा उस पूंजीपति को, उस उत्पादन करने वाले को जाएगा, और बीच में जो इंटरमीडियरीज होंगे उनको जाएगा, जो मिडिल क्लास 40% उसको जाएगा। लेकिन अनुपातिक रूप से अगर 1% का 10% की आमदनी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, इसका मतलब ज़्यादा पैसा उनके यहाँ जा रहा है। इसलिए कहीं ना कहीं जो हमारी फिस्कल पॉलिसी है उसमें टैक्सेशन के माध्यम से और बजट के एलोकेशन के माध्यम से ये कोशिश बिल्कुल करनी पड़ेगी कि इस विकास का लाभ नीचे के तबकों को हो। अगर नहीं होता है तो विकसित भारत की बात करना मेरी समझ से बेमानी है। आप भी शायद इससे सहमत होंगे। भाई मैंने मकसद निकलता नहीं, आप अपनी पीठ थपथपाते रहिए कि हम दुनिया की 5वीं हैं और 3री हैं और सेंसेक्स देखिए जूम कर रहा होगा, कुछ लोगों के लिए कर रहा होगा, और 10% तो कर ही रहा है। और 10% की जो आबादी मैंने आपको बताई, वो आबादी तो आप स्वयं देख लेंगे इसमें कि जो टॉप 10% उनकी आबादी 9.2 करोड़ है और 1% की आबादी है 92.92 लाख, और बाकी 140 करोड़ में शेष तो मिडिल क्लास के लोग हैं और ये 50% इधर वाले लोग हैं। आप याद करेंगे कि हमारे संविधान में इस बात की चर्चा है 39B और C में, जिसको हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कहते हैं। B में कहा गया है कि जो कम्युनिटी रिसोर्सेज हैं उनका ओनरशिप और डिस्ट्रीब्यूशन इस प्रकार से होना चाहिए कि वह कॉमन गुड को सर्व करे, यानी जो लोकहित है उस लोकहित के अनुसार वो इस्तेमाल होना चाहिए, लोकहित को वो पालन करे। तो जब 50% लोग नीचे वाले इतनी बुरी हालत में हैं, तो कहीं ना कहीं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स किताब में रख दिया गया है। और सी क्या कहता है? 39C वो कहता है कि जो हमारा सिस्टम है, इकोनॉमिक सिस्टम, वो ऐसे ही चलना चाहिए कि कहीं भी वेल्थ का, यानी धन का और आमदनी का, इनकम का कंसंट्रेशन, संकेंद्रण कुछ हाथों में नहीं हो। ये हो रहा है आजकल। तो सुनने में आ रहा है कि अगर
आने वाले समय में कुछ इलेक्शन चल रहे हैं तो बात आ रही है कि साहब संविधान बदलने की भी कोशिश की जाएगी। किसी एमपी ने कहा भी है कि अगर हमको इतना सीटें मिल जाएंगी हमारी पार्टी को, संविधान बदल देंगे। अगर संविधान बदल देंगे तो जो व्यवस्था है इसमें, वो व्यवस्था भी बदल जाएगी और पूंजीवाद का चरम युग आ जाएगा। क्योंकि अमेरिका में भी जो पूंजीवाद का युग है, वल्गर रिच कहा जाता है बहुत सारे लोगों को, जो न्यूयॉर्क के बहुत सारे एवेन्यूज़ में रहते हैं, और वहाँ पर भी गरीबी बहुत ज़्यादा हमने देखी है। जिन्होंने नहीं जाने का मौका मिला, नहीं देखे होंगे, हमने सैन फ्रांसिस्को की सड़कों पर और न्यूयॉर्क की सड़कों पर गरीबों को भटकते देखा है। जो होमलेस लोग हैं उनको भटकते देखा है। खास करके जो अफ्रीकन अमेरिकन्स हैं वो तो चैरिटी पर ज़िंदा रहते हैं, वो रिलीफ पर ज़िंदा रहते हैं। लेकिन फिर भी हमारे अनुपात में जो आम अमेरिकी का जीवन है या आम यूरोपियन का जीवन है वो ज़्यादा बेहतर है। तो हमारे आम लोगों का जीवन है मोटे तौर पर जो बॉटम 50% का जीवन अगर बेहतर नहीं होगा तो विकसित भारत के रूप में अरबपति बढ़ जाएंगे, करोड़पति बढ़ जाएंगे। इससे भारत को विकसित मानने में हमारे आप जैसे लोगों को तो निश्चित तौर से कठिनाई होनी चाहिए। तो हमारा सपना अगर विकसित भारत का है तो हमारा सपना ये भी होना चाहिए कि आर्थिक विषमता की खाई पार्टी जाएगी और पार्टी जानी चाहिए। उसके लिए पूरी कोशिश करनी चाहिए, चाहे फिजिकल पॉलिसी के माध्यम से हो, चाहे मॉनेटरी पॉलिसी के माध्यम से हो, चाहे और भी कोई मेज़र लेना पड़े। तो मित्रों, मैंने सोचा कि इस वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब की इस महत्वपूर्ण रिपोर्ट को आपसे साझा किया जाए। अगर आपको अच्छा लगी रिपोर्ट, हमारी बातचीत अच्छी लगी तो कृपया आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।